हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक चलेगा सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। असमक असर की हम बात करेंगे। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस समझते हैं होता क्या है। देखिए, कभी कभी क्या सिचुएशन होती है कि जब दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा होता है। एक व्यक्ति हो गया ए और एक व्यक्ति हो गया बी। तो जब दो पार्टियों के बीच में करार हो रहा होता है, एग्रीमेंट हो रहा होता है, तो जो एक पार्टी होती है ना, सपोज बी जो पार्टी है, वो ऐसी स्थिति में होती है जो कि ए की जो इच्छा है उसको क्या कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है, उस पर प्रभाव डाल सकती है। जैसे कि एक बच्चा होता है, चाइल्ड हो गया, और उसके हो गए पेरेंट्स। ठीक है। तो बच्चा भले ही सबसे कुछ भी कह सकता है, बट पेरेंट्स के सामने वो सब कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है। अब जैसे कि हो गया पेशेंट हो गया, और क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना, या फिर कोई क्लाइंट हो गया, या फिर एडवोकेट हो गया, है ना, या फिर कोई प्रिजनर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जेलर हो गया, या फिर चाचा ताऊ कोई भी हो सकता है, या फिर टीचर स्टूडेंट है और टीचर का भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर का। तो देखिए, एग्रीमेंट होता है। देखिए, अगर हम आपस में किसी अननोन व्यक्ति से एग्रीमेंट कर रहे हैं, करार कर रहे हैं, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हैं, मोल भाव हम कर सकते हैं। हम उसको हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, जो प्राइस है हम उसको लेके हम क्या कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं कि भाई मैं इतने अमाउंट में ही बेचूंगा, उससे नीचे में नहीं बेचूंगा, या फिर इतना अमाउंट पर ही खरीदूंगा, उससे ऊपर नहीं खरीदूंगा, है ना। तो ये होता है। बट क्या होता है, जब सामने वाला किसी ऐसी पोजीशन पे होता है कि हम चाहकर भी मना नहीं कर सकते। सपोज मैंने आपसे कुछ ऋण लिया है, ठीक है, मैंने आपसे कुछ कर्जा लिया है, और मुझे पता है कि भैया आपको पहले से ही कर्जा दे रखा है, मैंने आपने मुझे पहले से ही कर्जा दे रखा है, मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग पोजीशन पे होते हैं कि अगर आप जो कह दोगे मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले ही मेरे ऊपर कर्जा है आपका, और आपने उसमें एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है, सपोज। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैं आपसे जो है ना मोल भाव नहीं कर पाऊंगा। आपने जो कह दिया मुझे वो मानना ही पड़ेगा। सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है एक फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, वो कितने का है, 20,000 का फ़ोन है मेरे पास। अब स्टूडेंट है मैं, ठीक है। अब स्टूडेंट और टीचर के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। टीचर ने कहा है मुझसे कि मैं आपका फ़ोन जो है 10,000 में खरीदूंगा, और मुझे खरीदना है। आप अगर किसी और को बेचते तो आप बेचते उसे 15,000 में, बट चूंकि वो टीचर है, आप उन्हें मना भी नहीं कर सकते। तो क्या करा आपने, उनको 10,000 में ही बेच दिया। क्यों? क्योंकि वो टीचर थे। और उस टीचर ने क्या करा, अपनी इस पोजीशन का फायदा उठाया। ठीक है, सपोज मैं टीचर हूं, मैंने टीचर होते हुए अपनी पोजीशन का फायदा उठाया कि देखो मैं इसको दबा सकता हूं, भले इसका पास जो है 15,000 का फोन है, मैं उसको 10,000 में ले सकता हूं, अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए। ऐसे क्या हो गया, सपोज कोई अंकल हो गए, ठीक है, पेरेंट लेते मैं अंकल लेता हूँ, ठीक है, चाचा ताऊ या फिर कोई भी हो गए। तो क्या होता है वहां पे, वो अपने जो है जो भतीजे या फिर वो हो गए, ठीक है, भांजे हो गए, तो उनको दबा सकते हैं कि भाई मैं उनके साथ एग्रीमेंट करूंगा, वो मुझे मना नहीं करेगा, मैं हल्का सा। ठीक है। तो मैंने अपनी पोजीशन को लेते हुए क्या करा, फायदा उठाया कि भाई मैं तो कह दूंगा वो मुझे मना नहीं कर पाएगा, और मैंने इसी बात का फायदा उठाया। ऐसे ही डॉक्टर ने फायदा उठाया कि भाई देखो इसका ट्रीटमेंट मेरे पास चल रहा है, ये मुझे मना करेगा नहीं, क्योंकि अगर इसने मुझे मना किया तो मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। तो मैंने अपनी पोजीशन का फायदा उठा के कोई एग्रीमेंट कर लिया। या फिर मैं जेलर हूँ, प्रिजनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, कि मैं जो हूँ तुम्हारे घर वालों की सुरक्षा दूंगा, ऐसा ऐसा एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो हो गया। तो ये सब जो एग्रीमेंट हो जाते हैं, तो जब एक व्यक्ति ऐसी पोजीशन पे होता है कि वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए क्या करता है, वो सामने वाले को जो है एक क्या होता है, अनबैलेंस्ड कॉन्टेक्ट में क्या करता है, वहां पे ले आता है, तो उसको हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है। जैसे सपोज अब ए के पास क्या थी, ए के पास थी कार, बी के पास थे पैसे। अब वो अपनी कार कितना प्राइस लगा रहा है, वो लगा रहा है उसका 2 लाख रुपीज प्राइस लगा रहा है। अब चूंकि क्या है, बी एक ऐसी स्थिति पर है कि वो एक ही इच्छा पे क्या कर सकता है, दबाव डाल सकता है। बी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी कार जो है क्या करूंगा, सिर्फ 50,000 में लूंगा।
50K में लूँगा। ठीक है, तो बी ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। इससे क्या हुआ, एक ही कार जो कि 2 लाख की थी, एक ही कार क्या करी 50,000 में ले ली। तो 2 लाख की कार और कहाँ उसका 50,000 रुपये। तो ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, जो अनवांटेड एडवांटेज लेता है बी, ठीक है, तो जो इसको अपना लाभ लिया है, अनुचित लाभ जो लिया है, उसको हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस हम कहते हैं। जो इसका प्रभाव है वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। अब देखते हैं प्रोविजन क्या कहता है। ये कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किससे प्रभावित होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित होता है। वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। तो ये तब होता है जब दोनों पार्टी के बीच में रिलेशंस इस तरह से होते हैं कि एक व्यक्ति क्या होता है, वो दूसरे की इच्छा पर क्या कर सकता है, अपना जो है जोर दिखा सकता है। ठीक है, एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज, और वो अपनी इस स्थिति का जो है अनुचित लाभ पाने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर हमको 2 एलिमेंट दिखते हैं। क्या, सबसे पहला कि उनके बीच में ऐसे रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन होता है इनके बीच में, कैसे रिलेशन होता है कि एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा पर क्या कर सकता है, जोर दे सकता है, मतलब कि उस पर कब्जा कर सकता है उसकी इच्छा पर। ठीक है, उसको प्रभावित कर सकता है। और दूसरा क्या है, एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनड्यू अनफेयर एडवांटेज। दूसरा क्या है, वो अपनी इस स्थिति का या फिर अपनी इस पोजीशन का क्या करता है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको कहते हैं हम अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है। ठीक है, असमयिक असर का वहां पे प्रयोग किया गया है, ये माना जाता है। इसका सेकंड क्लॉज कहता है, सबसेक्शन कहता है इन पर्टिकुलर्स एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। तो एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा को क्या कर सकता है, उस पर प्रभावित कर सकता है, वो कब माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 16 का जो क्लॉज 1 है, सब सेक्शन 1 है, वो बात क्या करता है, वो बताता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा पर जो क्या करता है, जो प्रभावित करता है और उससे अनुचित लाभ लेता है, तो उसको हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, असमयिक असर कहते हैं। तो ये जो प्रभावित करता है वो हम कब मानेंगे, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो बताता है आपका क्लॉज 2। कब होता है, इसने 2 कंडीशंस बताई है। पहला, वेयर ही होल्ड्स अ रियल और एपरेंट अथॉरिटी। तो वो क्या है, जब वो उस पे असल में या फिर जो है एपरेंट अथॉरिटी वहां पे करता है। ठीक है, उस अन्य पर वास्तविक या फिर दृश्यमान प्राधिकार रखता है। ठीक है, उसके ऊपर अथॉरिटी है, जैसे कि आपके चाचा ताऊ की अथॉरिटी, या फिर टीचर्स की अथॉरिटी हो गई, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उस टाइम पर डॉक्टर की अथॉरिटी होती है, या फिर आपको किसी के संरक्षक में रखा गया, किसी की गार्जियनशिप में रखा गया, तो फिर उसकी अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो वो होती है अथॉरिटी, कि वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, और वेयर ही स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू अदर, या फिर वो क्या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होता है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब कि भरोसे के वहाँ पे रिश्ता होता है वहाँ पे। ठीक है, वैश्वासिक संबंध वहाँ पे होते हैं, कि मैं आप पे संबंध करूँ, जैसे कि कोई आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, आप उस पर जो है भरोसा करते हो, तो क्या हो गया, और आपके उस फ्रेंड ने क्या करा, अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए आपसे कोई भी क्या हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस वहाँ पे करते हुए अनफेयर एडवांटेज ले लिया, कि भाई मेरा मुझको अपना फ्रेंड मानता है, तो दोस्ती बारी में क्या कर देगा, मुझको सामान दे देगा, फिर मैं उससे फ़ायदा उठा लूँगा। ठीक है, तो ये आपकी बात होता है। तो अगर ऐसी स्थिति में है दूसरा व्यक्ति, तो क्या होगा, वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। दूसरा कहता है वेयर ही मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद द पर्सन whose mental capacity is temporarily और permanently affected by reason of age, illness, mental और bodily distress। या फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ क्या कॉन्टैक्ट करता है जो कि क्या है, वो मानसिक रूप से असंतुलित है। ठीक है, whose mental capacity is temporarily और permanently affected, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो है कॉन्टैक्ट कर रहा है जिसकी मानसिक स्थिति क्या है, वहाँ पे प्रभावित है, या तो वो किसी क्षण भर के लिए, या फिर वो स्थायी या फिर अस्थायी रूप से क्या है, वहाँ पे प्रभावित है। सपोज एक व्यक्ति है, काफ़ी बूढ़ा एज का है, वो क्या है, हॉस्पिटलाइज्ड है,
तो दूसरा व्यक्ति क्या होता है कि वहाँ पे जाके क्या करता है, उसकी देखभाल करता है, ठीक है, और वहाँ पे अंडी इन्फ्लुएंस जताता है, या फिर जो भी कुछ सीन है वो वहाँ पे उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी सेवा करी है, मैंने तुम्हें बचाया, मैं तुम्हें हॉस्पिटलाइज करा है, तुम्हारे खर्चे वर्चे सब मैं दे रहा हूँ, एक काम करो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। तो ऐसे अगर अंडी इन्फ्लुएंस होता है और उससे क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देता है, जबकि उसके उत्तराधिकारी भी हैं, तो यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे अंडी इन्फ्लुएंस होता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी ऐसी मानसिक स्थिति का फायदा उठाया और ऐसा मैंने एग्रीमेंट करवा लिया। तो यहाँ पे अगर इन दो स्थिति में आता है तो वो होता है आपका एसएमए कसर या फिर अंडी इन्फ्लुएंस उसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहता है वेयर अ पर्सन हु इज इन द पोजिशन ऑफ डोमिनेट द विल ऑफ अनदर enters into a contact with him and the transaction appears on the face of it or on evidence adduced to be unconsiderable, the burden of proving the such contact was not induced by influence shall be upon a person in position dominating the will of other। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे सबूतों का भार की यहाँ पे बात हो रही है। सपोज एक व्यक्ति हो गया ए, एक व्यक्ति हो गया बी। ठीक है, बी क्या है? बी डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। ठीक है, क्या है वो? डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। वो क्या करता है, फिर ए से कुछ अनफेयर एडवांटेज ले लेता है। ठीक है, तो क्या अनुचित लाभ वहां से उसको ए से ले लेता है। तो अगर कोर्ट में केस होता है, केस कौन करेगा? केस करेगा ए। ए कहेगा कि भाई बी ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया और मुझसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो लॉ का रूल होता है, अगर हम जनरल रूल देखते हैं हम इसका, लॉ ऑफ एविडेंस का, तो जो केस लेके आता है कोर्ट में उसको ही साबित करना पड़ता है कि ऐसा था। ठीक है, अब केस कौन लेकर आ रहा है? ए केस लेकर आ रहा है, तो ए को ही साबित करना पड़ेगा कि यहाँ पे अंडी इन्फ्लुएंस था। ठीक है, जनरल रूल ये कहता है। बट इसका सेक्शन सबसेक्शन 3 है जो सेक्शन 16 का, वो कहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले केस में यहाँ पे ए को साबित नहीं करना पड़ेगा। भले ही ए केस लेकर आ रहा है, बी साबित करेगा कि जब ऐसा एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पे इसने कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया था, उसने अपना कोई भी जब प्रभाव उस पर नहीं डाला था। तो ये आपका क्लॉज 3 बात करता है। यहाँ पे सिर्फ जो सबूतों का भार है वो बताता है। वो किस पे डालेगा? वो जो है जो व्यक्ति डोमिनेटिंग पोजीशन पे था वो उसको ऊपर रहेगा। ठीक है, यही आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 111 यहाँ पे बात करता है। अब वो साक्ष्य अधिनियम हो गया है तो उसका सेक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात ये करता है। तो यहाँ पे कहता है कि नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111। तो यहाँ पे कुछ भी कहता रहे वो सेक्शन 111 को प्रभावित नहीं करेगा, जबकि बात वहाँ पे भी यही कह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कंक्लूजन क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी पोजीशन पर है जो कि दूसरे की इच्छा पे क्या कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है, और ऐसे जो है स्थिति का वो फायदा उठाते हुए वहाँ पे उससे अनुचित लाभ ले लेता है, तो ऐसे हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उसने अंडी इन्फ्लुएंस या फिर एसएमए कसर वहाँ पे उसने प्रयोग किया है ना। और इसको साबित करने का भार किसको होता है? वो उसी व्यक्ति पे होता है जो कि डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है। अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये कहता है अ मैन एनफ्लेबल बाय डिसीजेज और एज इज इंड्यूस्ड बाय बीज इन्फ्लुएंस ओवर हिम एज इज मेडिकल अटेंडेंट। तो एक व्यक्ति था ए, ठीक है, अब जो दूसरा व्यक्ति था बी, तो बी के द्वारा क्या हुआ? इन्फ्लुएंस किया गया, उसको प्रभावित किया गया। उसको क्या कहा गया कि उसने उसके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस उठाए हैं, उसका सारा खर्चा वगैरह उठाया, या फिर उसने उसको मेडिकली अटेंड किया है। टू एग्री टू पे बी एन अनरीजनेबल सम ऑफ फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विस। तो क्या हुआ? इसका फायदा उठाते हुए क्या करा? बी ने ए से कुछ अमाउंट निकलवाया, वो अमाउंट बहुत ही अनरीजनेबल था। सपोज बी ने खर्चा किया होगा 20,000 रुपये का, तो ए को बताया कि भैया मैंने तुम्हारे पर बहुत खर्चा किया है, मैंने उसका आपकी देखभाल करी है, मेडिकल खर्चे उठाए हैं, तो भाई मुझको भी कुछ अमाउंट दो, कंपनसेट करो। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए, अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए ए से सपोज 2 लाख रुपए ले लिए या फिर 10 लाख रुपए ले लिए।
तो अनरीजनेबल अमाउंट लिया अपनी सर्विस का, ठीक है, उसको अपने भैदा फुसलाकर। तो ये जो हुआ है ये आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये कहता है ए बीइंग इन द डेप्थ ऑफ बी, द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज कॉन्ट्रैक्ट अ फ्रेश लोन ऑन द टर्म विच अपीयर्स टू बी अनकंसनेबल, इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब क्या हो गया, एक व्यक्ति था ए, एक व्यक्ति था बी। अब क्या हुआ, ए ने बी को क्या करा, कुछ अमाउंट दिया, ठीक है, किस तौर पे, लोन दिया। बी के पास, बी के ऊपर लोन था, कर्जा था। फिर क्या हुआ, ए ने एक और फ्रेश लोन दिया और उस पर जो इंटरेस्ट लगाया, सपोज इंटरेस्ट था वो अनरीजनेबल था, जो जनरली मार्केट में इंटरेस्ट लेता सपोज वो 7% चल रहा था, बट ए ने क्या करा, दूसरे लोन पे क्या करा, उस पर 20% इंटरेस्ट लगा दिया। अब बी कुछ कह नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ये कर्जा चल रहा था। तो ए ने अपना फ़ायदा उठाते हुए अगर उस पर एक अनरीजनेबल क्या हुआ, वहाँ पे उस पर पेनल्टी, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट लगाया। तो ये जो इंटरेस्ट था वो क्या था, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं था, वो एसएमए का असर में नहीं था। तो इसको साबित करने का भार किसके ऊपर है, वो साबित करने का भार है ए के ऊपर, ठीक है। ये आपका सेकंड इलस्ट्रेशन कहता है। थर्ड इलस्ट्रेशन कहता है ए अप्लाइज टू द बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिजेंसी इन द मनी मार्केट। तो ए कहता है, ए जो है बैंकर पे, सपोज ए व्यक्ति क्या है, बी पे बैंकर है, बी क्या है, बैंकर है, उससे लोन के लिए अप्लाई करता है बी को, है ना, बी क्या हो गया, बैंकर हो गया। तो ए ने लोन के लिए अप्लाई किया, बट उस टाइम पे क्या था, मार्केट में तंगी चल रही थी, ठीक है, बहुत मारामारी चल रही थी। तो बैंकर ने क्या करा, वहाँ पे उस टाइम पे एक अनरीजनेबल इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है। द बैंकर डिक्लाइन टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट अनयूजुअल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंकर ने उसको लोन देने से मना कर दिया, कहा कि मैं तुम्हें लोन तभी दूंगा जब तुम उस पर हायर इंटरेस्ट उस पर तुम दोगे, ठीक है। ए ने क्या करा, ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दिस टर्म। तो ए ने क्या करा, ए ने वहाँ पे उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं हायर इंटरेस्ट पे लोन ले लेता हूँ। दिस इज अ ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इंटरेस्ट। तो ये जो ट्रांजेक्शन था ये कहता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, क्योंकि बैंकर हायर इंटरेस्ट लगाने की कोशिश करते ही हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि क्लाइंट को अपने लुभाने के लिए इंटरेस्ट कम कर देते हैं, बट जब वहाँ पर उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी तो उन्होंने क्या करा, हायर इंटरेस्ट लगाया। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बैंकर कोई अथॉरिटी नहीं था ए का। ए चाहता तो किसी और बैंकर के पास जा सकता था लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या था, ये जो ट्रांजैक्शन था ये क्या था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माना गया, कि उनके कार्य का एक क्या माना गया, उसमें हिस्सा माना गया। तो यहाँ पे जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पे कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, ये कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, असमिक असर यहाँ पे नहीं माना गया, ठीक है। अब इसमें दो केस पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, एक है आपका मनु सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे और एक केस आपका रानी अन्नपूर्णी नचाय वर्सेस स्वामीनाथ चेटियार। तो क्या होता है, अ स्पिरिचुअल एडवाइजर इंड्यूस द प्लेंटिफ हिज डिवोटेड टू गिफ्ट टू हिम द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सिक्योर बेनिफिट हिज सोल इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, सच कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल गुरु थे, ये कौन था, ए, सपोज ये स्पिरिचुअल गुरु जो कि आपके धर्म के जो आपके होते हैं ना बाबा वगैरह, तो ये वो मानिए आप, ठीक है। तो क्या होते हैं कि इन्होंने क्या करा, जो बी था, जो उनका भक्त था, जो उनका फॉलोवर था, उससे कहा कि तुम अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दो, तुम अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दो, इसके बदले तुम्हारा जो नेक्स्ट जो आपका बर्थ होगा, जो आपका अगला जन्म होगा, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। क्या कहा कि जो धर्म गुरु थे उसने क्या कहा, अपने भक्त से कहा या फिर अपने फॉलोवर से कहा कि तुम अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो, ठीक है, उससे क्या होगा, जो अगले जन्म में आपको उसका फायदा मिलेगा। अब वो तो भक्त था, ठीक है, उसने क्या करा, उसने अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी, जय बाबा के नाम पे कर दी। फिर बाद में उसकी आंख खुली, जो भी उसका होश वगैरह आया होगा कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, तो फिर क्या करा, उसने केस कर दिया एक ऊपर, कहा कि जो आपने जो मुझसे संपत्ति ली है वो आपने अपने प्रभाव के अधीन होकर उसमें ली है, ठीक है। तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट ने भी माना कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है।
फिर वो संपत्ति वापस बी को मिल गई। कौन सा केस था आपका? मनु सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे। नेक्स्ट केस था आपका रानी अन्नपूर्णी नाचार वर्सेस स्वामीनाथ चेटिया। ठीक है, ये भी क्या था? अ पुअर हिंदू विडो हु वाज इन अ ग्रेट नीड ऑफ मनी टू एस्टैब्लिश अ राइट ऑफ मेंटेनेंस वाज परसुएडेड बाय अ मनी लेंडर टू एग्री टू पे 100% इंटरेस्ट। तो क्या था कि एक विडो हिंदू औरत थी, ठीक है, विधवा औरत थी हिंदू, तो उसको क्या थी? बहुत पैसों की जरूरत थी। तो उसकी स्थिति देखते हुए जो एक मनी लेंडर था, ठीक है, तो उसने क्या करा? उसने उसको परस्यू किया और उसको क्या करा? उससे जो है 100% इंटरेस्ट पर लोन दे दिया। ठीक है, उसको अपनी बातों का फैसला और उसको जो है 100% इंटरेस्ट पे जो है क्या कर दिया? लोन दे दिया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो क्लियर इंस्टेंस है, यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है अनएक्सेप्शनली क्या गया? 100% तक का इंटरेस्ट लगा दिया। तो कोर्ट ने क्या करा? कोर्ट ने इस 100% को इंटरेस्ट को घटाते हुए क्या कर दिया? 24% इंटरेस्ट उसको कर दिया। तो ये आपका कौन सा केस था? ये आपका रानी अन्नपूर्णा नचार वर्सेस स्वामीनाथ चेटिया का केस था। ठीक है, तो ये आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस का कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।